गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 14 लाख की चूड़ियाँ। इससे पहले हमारा लेसन था 13 एड्स वाला, असाध्य एड्स वाला। वो हम नहीं करेंगे, वो हमने स्किप किया है। कौन सा लेसन हमने स्किप किया है आपको याद है ना? कि जो हमने लेसन स्किप किया है उसका नाम है असाध्य एड्स। बराबर, असाध्य एड्स लेसन नंबर 13 लेसन वह हमने स्किप किया है। उसके बाद आता है लेसन नंबर 14 लाख की चूड़ियाँ। समझ में आया? लेसन नंबर 13 अर्थात 13 नंबर हमने स्किप किया है, छोड़ दिया है। उसे हमें पढ़ना नहीं है, उसके क्वेश्चन आंसर भी नहीं आएंगे, उसमें से हम कुछ भी नहीं पूछेंगे। ठीक है ना? तो वो लेसन हमें नहीं करना है। आगे का लेसन है 14 लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, लाख की चूड़ियों का मतलब क्या होता है? जो लाख से चूड़ी बनती है उसे हम कहते हैं लाख की चूड़ी। ठीक है, तो पहले के समय में क्या था कि लाख की चूड़ियाँ लोग अपने श्रृंगार के लिए पहना करती थी। पहले के समय में लाख से बनी चूड़ियों की खूब मांग थी। लोग घर घर गांव-गांव लाख की चूड़ियाँ ही पहना करते थे। वह हाथ की कारीगरी होती थी। व्यक्ति अपने हाथों से लाख की चूड़ियाँ बनाकर पहनता था। लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए भी कारीगर होते थे और वे कारीगर लाख की चूड़ियाँ हाथों से बनाते थे, अर्थात मेहनत भी बहुत लगती थी। लेकिन आज के समय में मशीनों का प्रयोग होने से लाख की चूड़ियाँ बंद हो गई और कांच की चूड़ियाँ बनने लगी हैं। कांच की चूड़ियाँ बनने से क्या हो गया? मेहनत और लागत दोनों में ही बचत होने लगी है। यहाँ हम ऐसी एक कहानी देखेंगे। जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बदलू। एक व्यक्ति का नाम था बदलू। वह पूरे गांव में वह एक ही व्यक्ति था जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं उसको हम आज देखेंगे और लाख की चूड़ियाँ कौन बनाता था उसकी कहानी यहाँ पर बताई गई है। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा जी के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था। यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। अब यहाँ पर एक बदलू नाम का जो व्यक्ति था वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। सारे गांव में सबसे अच्छी अगर कोई लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो वह था बदलू। यहाँ पर जो लेखक कह रहे हैं, लेखक बोलते हैं कि मुझे बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था वो मुझे बहुत ही सुंदर लगती थी। और साथ साथ में जब मैं अपने मामा जी के, लेखक कह रहे हैं कि जब मैं अपने मामा जी के यहाँ घूमने जाया करता था तो जो बदलू थे वो मुझे मुझे नई नई और रंग बिरंगी क्या बनाकर दिया करते थे? अंटियाँ। जो अंटी खेलते थे ना हम लोग, जो बच्चे छोटे छोटे अंटी खेलते हैं उसे अंटी भी कहते हैं, तो बोले वैसी मुझे लाख की गोली बनाकर दिया करते थे। तो रंग बिरंगी लाख की गोलियां जब मैं अपने इस गांव से अपने शहर में जाया करता था तो लोग ये आंटी को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे, सभी का मन मोह लिया करते थे। वैसे तो मेरे मामा जी के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। लेखक कह रहे हैं कि मैं जिस गांव में जाया करता था उस गांव में मेरे मामा जी रहते थे। मैं अपने मामा जी के गांव जाया करता था तो उस रिश्ते से बदलू मेरे मामा लगे। लेकिन हम बदलू को मामा न कहकर हम बदलू जी को क्या कहते थे? बदलू काका कहकर बुलाया करते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, जैसे गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, तो यहाँ से जो लेखक भी अपने शहर से गांव जाते थे अपने मामा के वहाँ तो बदलू काका ही बोला करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जो बदलू था उसका जो आंगन, जो उसका घर था वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ था। तो ऊंचाई पर बने होने के कारण वह सारा काम अपनी जगह पर बैठकर किया
करता था। वह सारा काम कहाँ करता था? अपने आंगन में ही बैठकर किया करता था। मतलब जो चूड़ियाँ बनाया करते थे वो चूड़ियों के सारे कामकाज कहाँ हुआ करते थे? बाहर। सहन का अर्थ होता है आंगन। आंगन में एक नीम का वृक्ष भी लगा हुआ था। उस वृक्ष के नीचे ही बैठकर जो बदलू था वह अपनी लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। वह दिन रात पेड़ के नीचे और आंगन में बैठकर ही अपनी लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करते। क्या बोलते हैं कि बाजू में ही जहाँ वो बैठते थे वहाँ पर एक भट्टी जलती थी। हम देखते हैं कि तंदूरी रोटी बनाई जाती है, हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पर तंदूरी रोटी बनाते हैं। तो तंदूरी रोटी बनाते तो वहाँ पर क्या एक भट्टी जलती है, उस भट्टी के अंदर तंदूरी रोटी बनाई जाती है। उसी प्रकार से लाख को पिघलाने के लिए भट्टी का प्रयोग किया जाता है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसमें उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब क्या बोले कि जो बदलू काका थे वे वहाँ पर जो बैठते थे तो उसके सामने एक लकड़ी का ऐसा स्टैंड जैसा होता था। वो स्टैंड के ऊपर वो क्या करते थे कि लाख के मुलायम होने पर, जब लाख को पहले भट्टी में पिघलाया जाता था और पिघलने के बाद लाख जब मुलायम हो जाता था तो वह क्या करते थे कि जो गोल आकार देते थे, सलाख मतलब क्या होता है कि जो सलाख का मतलब क्या होता है बताइए? सलाख का मतलब होता है छड़ मतलब एक पतली सी छड़ी होती है, बराबर। उसके अंदर वो आकार बनाकर, जैसे गोल आकार बनाकर वो उसमें पतला करके चूड़ी का आकार दे देता है, अर्थात गोल आकार बनाकर दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रहती। बेलन नुमा मतलब कि जो बेलन के आकार की होती थी, जो लकड़ी बनी वो बेलन के आकार की होती थी और उसके ऊपर लाख को गलाकर उसके हिसाब से बनाई जाती थी, उसी का आकार दिया जाता जिससे कि वो गोल आकार में बन जाती। बेलन नुमा मतलब होता है कि जो बेलन के आकार की, बेलन कैसा होता है? आजू बाजू पतला और बीच में मोटा होता है, तो उसी प्रकार के बेलन नुमा आकार को वहाँ पर रखता था अपने पास कि जैसे ही लाख पिघल जाता था वैसे ही उस बेलन के ऊपर वह लाख को पतला पतला करके आजू बाजू लगाता था और सूखने पे वह चूड़ी का आकार बन जाती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आपको वहाँ तो पता है ना, बेलन भी कैसा होता है, आगे से कुछ पतला और बीच में से थोड़ा मोटा होता है। लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनना था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग बनाता। फिर क्या कि जो लाख की चूड़ियों का आकार देना होता वो क्या करता था? मुंगेरियों पर चढ़ाकर, मुंगेरियों मतलब होता है कि जो गोल आकार की जो चीज़ें होती थी उसके ऊपर वह चढ़ा दिया करता था और उस पर चढ़ाकर वो क्या करता था कि वहीं पर रखकर उसे आकार दे दिया करता था और एक एक करके वो पूरा एक हाथ का एक जोड़ा बना लिया करता था और जोड़ा बनाने के बाद फिर उस पर वह रंग लगाया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? मचिए का मतलब होता है बैठने की पीढ़ी, छोटी खाट। आज हमारे घर पे खाटे हैं, बस उसी का छोटा रूप होता है मचिया, बराबर। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। जो उसकी छोटी सी खटिया थी वह बहुत ही पुरानी थी। वह उसी के ऊपर बैठकर नीम के नीचे आंगन के पास यानी आंगन पर ही बैठकर वह अपनी चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखता रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। हुक्का पता है, जैसे अभी आजकल लोग सिगरेट पीते हैं, पहले लोग क्या पीते थे? हुक्का पिया करते थे कि हुक्का में से जो धुआं उड़ता था तो जो बदलू था वो हुक्का पिया करता था, तो बीच बीच में वो हुक्का भी पीने लगता था। आज हम मसाला खाते हुए देखते हैं लोगों को, आज हम सिगरेट पीते देखते हैं, तो पहले के लोग सिगरेट या मसाला ना खाकर क्या बनाया करते थे? हुक्का पिया करते थे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं बड़ा हो गया, लेखक कहते हैं कि जब मैं गांव में आया करता था
तो गांव में मैं दोपहर के समय जब मामा के घर सब लोग सो जाते थे तो मैं दोपहर के समय अधिकतर दोपहर का समय बदलू काका के साथ ही गुजारा करता था। वे मुझे बेटा या लल्ला कह के ही बुलाया करते थे। मेरे लिए वे तुरंत एक मछिया बना लिया करते थे। मछिया अर्थात कि जो छोटी सी खाट है, वो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता था वैसे ही बदलू काका क्या करते थे, एक मछिया बना मेरे लिए भी मंगा लिया करते थे। अपनी बेटी से कहते थे बेटी एक मछिया ले आओ, तो बेटी एक मछिया लेकर आया करती थी और उस मच्छी पे मैं भी बाजू में बैठ जाता था। इस प्रकार मैं उनके साथ घंटों बैठे बैठे वे रंग बिरंगी चूड़ियों को देखता रहता कि वे रंग बिरंगी चूड़ियाँ किस प्रकार से बना रहे हैं। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। क्या करते थे कि वह पूरे दिन में बदलू 4-6 जोड़े मतलब समझते ना, एक जोड़ी 2 जोड़ी, तो ऐसे 4 या 6 जोड़ी वह बदलू पूरे दिन में चूड़ियाँ बना लिया करता था। जब वह बेलन के ऊपर चूड़ियों को चढ़ाकर उसे रंग बिरंग आकार देकर देखता था तो बहुत देर तक बदलू वह चूड़ियों को बनाया हुआ चुपचाप खड़ा खड़ा देखता रहता। लेखक को लगता मानो जो बेलन के ऊपर जो चूड़ियाँ चढ़ाई होती है उसे ऐसा लगता था कि किसी ये नववधू अर्थात जो नई शादी कर कर एक दुल्हन घर पर आती है तो उसके हाथों में कितनी सारी चूड़ियाँ होती है, वह उस प्रकार से उन चूड़ियों को देखा करता था। बदलू मणिहार था। बदलू क्या था? मणिहार था। मणिहार का मतलब समझते हो आप लोग? चूड़ी बनाने वाला। चूड़ी बनाने वाले को क्या कहते हैं? मणिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक मतलब होता है कि जो पुश्तियाँ यानी उनकी पीढ़ी तो उनके दादा परदादा करते हों वही काम बदलू भी किया करता था। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाया करते थे। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब कमी, कि उसकी चूड़ियाँ इतनी लोग पसंद किया करते थे कि उसको कितनी भी चूड़ियाँ बनाया करता था उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाया करती थी। ऊपर से चूड़ियाँ कम और पड़ने लगी थी, अर्थात कमी और हो जाती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। क्या हुआ कि इसकी चूड़ियाँ इतनी बिचा करती थी कि चूड़ियों की कमी हो जाया करती थी। इतना बेचारा मेहनत करता, उसके बाद ये इन्हीं के गांव की स्त्रियां नहीं बल्कि दूसरे गांव की भी स्त्रियां इसी के हाथ की चूड़ियाँ बनाई हुई पहनती थी। क्योंकि जब वहाँ उसके गांव की और उसके बाहर के गांव की भी स्त्रियां इसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। पर बदलू का एक नियम था कि वह चूड़ियों के बदले कभी भी पैसा लेता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं को बेचना, वस्तुओं का अदला बदला करना। तो वो पैसों से नहीं बेचता था। कभी कोई अगर उससे चूड़ियाँ लेना तो कभी कोई उसे अनाज दे गया, कभी कोई उसे चावल दे गया, तो इस तरह से वह दिया करता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं का अदलना बदलना, यानी अदू बदू देना, बदलाव करना। और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते, परंतु स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। वह बोलता है कि बदलू बहुत ही सीधा व्यक्ति था। पूरे गांव की स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और कभी वह किसी से पैसे भी लिया करता नहीं था। वह हमेशा चूड़ियाँ देने के बदले उसे अनाज देता, कोई उसे चावल देता, इस तरह से वो देता तो वह उसे चूड़ियाँ दे देता था। बदलू स्वभाव से भी बड़ा सीधा था। वह किसी से कभी भी झगड़ा नहीं करता था। लेखक कहते हैं कि मैंने कभी उससे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, वह एक समय पर जरूर रूठ जाता था। कब? जब शादी ब्याह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। लेखक कहते हैं कि वह हमेशा चूड़ियाँ जो भी कोई पैसे में तो कभी चूड़ियाँ लेता ना था, देता नहीं था। कभी भी उसे अनाज के द्वारा या चावल के द्वारा वह दे दिया करता था, लेकिन वह कभी नाराज भी नहीं हुआ करता। लेकिन कभी शादी ब्याह का अवसर आ गया, यानी जब मैरिज वेरेज हुई, शादी व्यादी होता है, तो वह जरूर जिद पकड़ लिया करता। जिद मतलब वह जो मांगे उसे देना ही पड़ेगा। अगर उसने जो मांगा और तुमने नहीं दिया तो वह चूड़ियाँ भी देता नहीं था।
तो सिर्फ वह शादी के अवसर पर ही, विवाह के अवसर पर ही वह जिद किया करता था। जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, उसे उसकी परेशानी नहीं है, परंतु विवाह के समय वह सारी कसर निकाल लिया करता था। सारी कसर मतलब जितनी उसकी मर्जी हो वो उस हिसाब से वो पैसे मांगता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। लेखक का कहना, बदलू का कहना होता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुहाग की तो बात ही अलग होती है। उसके जोड़े भी अलग होते हैं, उसमें मेहनत भी बहुत लगती है, तो वह उसका महत्व ही कुछ अलग होता है। मुझे याद है मेरे मामा जी के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग गए मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसके पीछे। कि लेखक कहते हैं एक बार मेरे मामा जी के यहाँ पर एक लड़की की शादी थी, तो उसके वहाँ कुछ अनबन हो गई, थोड़ी सी बदलू के साथ, उसके घर वालों के साथ कुछ अनबन हो गई। तो अनबन होने के कारण बदलू ने उसे चूड़ियाँ नहीं दी, क्योंकि फिर अगर उसने चूड़ियाँ नहीं दी तो लोग उसे मना के थक गए, लेकिन लोगों के मनने पर भी वह मना नहीं। वो इतना ज़्यादा उस समय जिद्दी हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। बोलता सिर्फ शादी ब्याह में वो जिद करता और उसे शादी ब्याह में अच्छा मूल्य भी मिल जाता, अच्छा पैसा भी मिल जाता था। जो उसकी पत्नी थी, जो उसकी घरवाली थी, जो उसकी पत्नी, उसे भी अच्छे अच्छे वस्त्र मिल जाते थे, यानी साड़ियाँ मिल जाती थी, ढेरों अनाज, बहुत सारा अनाज भी मिल जाता था, और जो बदलू था उसके लिए पगड़ी भी मिल जाती थी। उसके अलावा उनको पैसा भी मिलता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। बदलू को अगर किसी बात से चिढ़ थी तो उसे किस बात से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। क्योंकि अगर कांच की चूड़ियाँ अगर गांव की स्त्रियाँ पहनने लगेंगी तो बेचारी लाख की चूड़ियाँ उसकी कैसे बिचेंगी। तो लाख की चूड़ियाँ बेचता था वह, तो उसे ऐसा लगता था अगर ये कांच की चूड़ियाँ बिचने लगेगी तो मेरे लाख का धंधा बंद हो जाएगा। तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता। कुढ़ने का मतलब होता है कि वो अंदर ही अंदर सूख जाता, खिंच जाता, यानी कि गुस्सा हो जाता। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता कि कांच की चूड़ियाँ क्या पहननी चाहिए, ऐसी वैसी कांच की चूड़ियाँ पहनना सही नहीं होता। इस तरह से वह सुनाने भी लगता, 2-4 बातें भी सुनाने लगता था। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। जब लेखक कहता है कि मैं घंटों उनके साथ, बदलू काका के साथ मैं घंटों बैठकर बात किया करता था, तो बदलू काका भी मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करते थे कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से शहर में रहते हो। ऐसे मुझसे बहुत सारी बातें किया करते थे। कभी कभी तो वो मेरे जीवन के बारे में पूछा करते थे। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि शहर में तो कोई लाख की चूड़ियाँ पहनता नहीं है, सभी लोग तो कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। तो वह उत्तर मुझे देता। तो बदलू काका क्या कहते कि शहर में तो सब कुछ जायज़ है, जो करो वह सही होता है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है, जो करना चाहो वह होता है। लेकिन गांव की स्त्रियाँ तो इसे सुहाग मानती हैं, इसीलिए स्त्रियाँ उसे कांच की चूड़ियाँ पहनती नहीं है। किसकी चूड़ियाँ पहनती है गांव की स्त्रियाँ? लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिस दिन उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो वह मैं रोज़ ही वहाँ उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। अब लेखक कह रहा है कि बदलू के यहाँ मैं जाता था, यानी बदलू काका के यहाँ मैं जाता था, तो वो मेरी बहुत अच्छी खातिर किया करते थे, मतलब मेरा आदर सत्कार किया करते थे कि बच्चा गांव शहर से आया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छे से वे रखते थे। जिस दिन उनकी गाय दूध दिया करती थी तो जो दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो मेरे लिए वो हमेशा
रखते थे, बचा कर रखते थे। और जैसे ही मैं उनके पास जाता था वे उसको बड़ा सा ग्लास भरकर मलाई वाला दूध मुझे दिया करते थे। और आम की जब सीज़न आती थी, उनके थोड़े बहुत पेड़ भी थे आम के, तो जब आम के सीज़न आती थी तो वे रोज़ मुझे आम भी खिलाया करते थे। तो जब मैं उनके पास मचिया पर अर्थात खाट पर बैठता था उनके साथ, तो मैं वहाँ बैठकर उनके साथ 2-4 आम तो खा ही लिया करता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। अब कहता है कि ये सब तो ठीक था, पर मुझे वह बदलू काका क्यों ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि वे मेरे लिए लाख की चूड़ियाँ जो बनाते थे उसी लाख से मुझे गोली बना कर दिया करते थे। एक छोटी सी गोली बना दिया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी गोलियां बनाकर वो मेरे लिए रखते थे जो रंग बिरंगी लगा करती, जो बहुत ही आकर्षित लगती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा जी के यहाँ चला जाता। फिर जब भी उनकी स्कूल की छुट्टी पड़ती थी लेखक की, तो लेखक अपने मामा जी के यहाँ चले जाया करते थे और 1 आधा महीने वहाँ रहकर विद्यालय खुलने के समय तक वापस आ जाते थे। तो जब भी स्कूल की छुट्टी पड़ती तो क्या करते थे, लेखक अपने मामा जी के यहाँ चले जाया करते थे और जब तक छुट्टी स्कूल की पूरी नहीं होती तब तक वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। जब तक विद्यालय खुलता नहीं था तब तक वे अपने मामा के यहाँ ही रहा करते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा जी के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के, अब बोलते कि मैं 2-3 ही बार अपने मामा के यहाँ गया, तभी मेरी पिता की क्या हुई कि दूर शहर में बदली हो गई। तो मैं जहाँ हम रहते थे उससे भी दूर शहर में मेरे पापा जी की बदली हो गई। तो उनकी बदली होने के कारण मैं वहाँ पर जाना आना मेरा कुछ समय के कुछ बंद हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा जी के गांव न जा सका। एक लंबी अवधि का मतलब होता है समय की सीमा, बहुत लंबा समय, अवधि मतलब समय, कि बहुत लंबा समय हो गया कि मैं अपने मामा जी के यहाँ अर्थात गांव में जा पाया नहीं। कई वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। फिर लेखक जब छोटे बच्चे थे तब लेखक वहाँ गए थे। फिर लेखक क्या हो गए, बहुत वर्ष निकल गए, कई वर्ष निकल गए, तो उसके बाद लेखक क्या हो गए, बहुत बड़े हो गए। लेखक जब बड़े हो गए तब लेखक एक बार गांव गए, तो गांव में उस जो छोटे थे तब तो उन्हें वो आंटी बोलते, जो छोटे बच्चे आंटी खेलते हैं, तो जब ये गोलियां देखते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब बड़े होकर वो गांव में गए तो उनको उस गोली में रुचि, इंटरेस्ट नहीं रहा। अतः गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। बोलते हैं, अतः जब मैं बड़ा होकर गांव में गया तो सभी गांव की जो स्त्रियां थी वे लाख की चूड़ियां न पहनकर कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। बिरले का अर्थ होता है कुछ कुछ स्त्रियां ही, बिरला मतलब कुछ कुछ स्त्रियां ही लाख की चूड़ी पहनी हुई दिखाई दी, अन्यथा जितनी भी स्त्रियां गांव की थी सभी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां ही पहन रखी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। तब अचानक मुझे किसकी याद आ गई, मुझे बदलू काका की याद आ गई। मैंने सोचा कि उनसे मिल आऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। बोले, जब मैं को एकदम अचानक याद आ गई बदलू काका की, तो मैं शाम को टहलते टहलते मैंने कहा लाओ अब उनसे मैं मिलकर आता हूँ। तो शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर पहुँच गया। इतने वर्षों के बाद भी बदलू की जगह नहीं बदली। बदलू वही मच्छिया, वही खाट के ऊपर, वही नीम के नीचे, वही आंगन पर खाट बिछाए लेटे हुए थे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने उनसे क्या कहा, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारते रहे। क्या हुआ कि जब वो लेखक उनसे मिलने गए तो लेखक ने बदलू काका से नमस्ते किया, तो बदलू काका ने भी उनसे नमस्ते किया। लेकिन लेखक इतने बड़े हो चुके थे कि लेखक को बदलू काका पहचान नहीं पाए। उन्होंने उत्तर तो दिया नमस्ते का, लेकिन वे पहचान नहीं पाए। जब लेखक बहुत छोटे थे तब लेखक वहाँ गए थे। आज लेखक बहुत बड़े हो गए हैं तो वो लेखक को देखकर पहचान नहीं पाया और बहुत देर तक
निहारता रहा। निहारने का मतलब होता है बहुत देर तक वह उस लेखक को देखते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और फिर वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। क्या हुआ कि बदलू चुपचाप उसे देख रहा था। उसके बाद जनार्दन अर्थात लेखक ने कहा कि मैं जनार्दन काका, यानी काका मैं जनार्दन हूँ, जो छोटे पर आपके पास गोलियां बनाकर लेकर जाया करता था। आपसे मैं बात किया करता था, आप मुझे दूध पिलाया करते थे, फल खिलाया करते थे। भूल गए क्या काका? पर बदलू इतना बूढ़ा हो चुका था कि बदलू पहले तो चुप रहा, बदलू पहचान नहीं पा रहा था। फिर बदलू बहुत देर तक स्मृति पटल अर्थात याद करता रहा अपने अतीत को। जो बीता हुआ समय है उसे वह याद करता रहा। और याद करने के बाद जब बदलू को याद आया तो वह एकदम बोल पड़ा, अरे 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 लल्ला तुम, एकदम लल्ला लल्ला करके उसे लल्ला अर्थात बेटा, आओ आओ लल्ला, बैठो बैठो, बहुत दिनों बाद तुम गाँव आए हो लल्ला। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने बैठते हुए उत्तर दिया। मैंने कहा, काका मैं बहुत समय के बाद आया हूँ, मुझसे आना न हो सका, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत समय के बाद आप आया हूँ। इस तरह से बदलू काका और लेखक में बात होती रही। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने बैठते हुए उत्तर दिया। जब वो बैठा तो बोला, हाँ काका, मेरे पापा की बदली हो चुकी थी दूर शहर में, इसलिए गांव की तरफ आना न हो सका। कुछ देर फिर शांति रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। फिर लेखक कहता है कि मैंने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि जो बाजू में भट्टी जलती थी वह भट्टी नहीं थी। जो मच्छिया के ऊपर वे लाख की चूड़ियाँ चढ़ाया करते थे वह चूड़ियाँ नहीं थी। और न भट्टी थी न उनका हुक्का था। बोलते हैं कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने सब जगह अपनी नज़र को दौड़ाया, मतलब मैंने सब जगह देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो फिर मैंने बदलू काका से पूछा, क्या बदलू काका आजकल काम नहीं करते क्या? मैंने बदलू काका से पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तो ना। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में संभव है क्या? ऐसे करके बात करने लगे। कहने लगे, नहीं लल्ला, काम तो मैंने बहुत सालों से बंद कर दिया है, क्योंकि अब गांव की स्त्रियां भी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं। कांच की चूड़ियों का प्रचार होने लगा है। प्रचार का मतलब क्या होता है? प्रख्यात, प्रसिद्धि होने लगी है। लाख की चूड़ियाँ कोई पहनता नहीं है। लाख की चूड़ियों का प्रचार प्रसार बहुत होने नहीं लग पहले बहुत होता था, लेकिन अब कांच की चूड़ियों ने उसकी जगह ले ली है। लोग गांव गांव में भी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं, तो मेरी अब लाख की चूड़ी नहीं चलती। फिर कुछ देर वो बेचारा चुप रहा और फिर बोलने लगा, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल तो हर काम मशीन से ही होता है। आजकल खेती बाड़ी भी मशीन से होती है। कांच की चूड़ियाँ जो सुंदरता मशीन में है वह हाथ में कहाँ है? तो इस तरह से वह अपनी जो परेशानी थी वो लल्ला के सामने अर्थात लेखक के सामने, लेखक का नाम था जनार्दन, तो लेखक के सामने अपनी परेशानियों को रखता है और कहता है, अब कोई भी गांव में या शहर में कोई भी लाख की चूड़ियाँ पहनता नहीं है, तो मेरा काम किस प्रकार से चलेगा? लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। फिर लेखक ने कहा कि भले ही कांच की चूड़ियाँ कितनी भी अच्छी हों, लेकिन क्या होता है कि कांच की चूड़ियाँ कितनी भी सुंदर हो, लेकिन कांच की चूड़ियाँ बहुत खतरनाक होती हैं, वे बहुत जल्दी टूट जाती हैं। ऐसा किसने कहा? लेखक ने कहा। तो तुरंत ही जो बदलू होते वह कहते हैं, हाँ लल्ला, वे बहुत ही नाजुक होती हैं। कहते कहते उन्हें ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगी और वह देर तक खांसते रहे। वह बहुत बूढ़े हो चुके थे। जब लेखक बहुत छोटे थे तब बदलू बड़े थे। आज बदलू बूढ़े हो गए और लेखक बड़े हो गए। तो जब बदलू
अपनी खाट पर बैठकर जोर बात करते करते ज़ोर ज़ोर से खांसने लगते हैं, तो क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई होती है। मुझे लगा उन्हें दमा है। अवस्था के साथ साथ उनका शरीर ढल चुका है। बोलते मैंने जब उनको खांसते हुए इस प्रकार से देखा, लेखक कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा उनके शायद दमा अर्थात सांस की बीमारी हो गई है। लेकिन अवस्था के साथ साथ उनका शरीर भी ढल गया। अवस्था मतलब उनकी उम्र के साथ साथ उनका शरीर भी बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। नसें मतलब जो ऐसी लीटी जैसी पड़ जाती है जो बूढ़ों के कारण, वैसी उनके माथे पर लीटियाँ पड़ गई थी। जाने कैसे उनसे मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही कोई महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है इन्हें दम हो गया अर्थात सांस की बीमारी हो। पता नहीं उन्हें कैसे शंका हो गई, कैसे शक हो गया कि मैं अपने मन में ये बात कर रहा था। तब तक मुझे बदलू काका कहते, नहीं बेटा, मुझे सांस की बीमारी नहीं है, ये मुझे फसली खांसी है। ऐसे ही खांसी होने लगी है मौसम के अनुसार। तो 1-2 महीने में ये खांसी 1-2 महीने से ही मुझे आ रही है, तो 10-15 दिन में मुझे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बोलते हैं फिर ये सब बातें करके मैं फिर से चुप हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे बदलू काका अपनी अंदर की कुछ परेशानी, कुछ व्यथा मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देर तक सोचता रहा कि जो ये मशीनी युग आ गया है, इस मशीनी युग ने कितने व्यक्तियों के हाथ पैर काट दिया अर्थात उन लोगों को बेरोजगार बना दिया है। उनके हाथ पैर काट दिया अर्थात उन्हें बेरोजगार बना दिया है। बेचारे जो गरीब व्यक्ति हैं उनका तो यही काम था। अब उनके तो ये हाथ पैर कट सके मतलब उनके पास तो कुछ रोजगार रहा ही नहीं है। कुछ देर फिर से वह सोचते सोचते फिर से दोनों चुप हो गए। बिल्कुल शांति हो गई जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। फिर लेखक पूछने लगे कि अच्छा काका ये बताइए, जो आपकी आम की फसल की जो खेती थी वह कैसी है? तो कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदल दिया। जो बात दूसरी हो रही थी, चूड़ियों के विषय में बात हो रही थी, उसे बदलकर लेखक ने क्या किया कि ऐसी ही बात करने लगे और कहने लगे कि काका जो आपकी आम की फसल थी वह कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकाकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, मुझे आम खिलाना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। फिर क्या बोले, जिसमें कुछ कहा जाए। मुखातिब मतलब क्या होता है? मुखातिब मतलब जिससे कुछ कहा जाए। जब लेखक ने सब पूछा तो उन्हें याद आ गया और अपनी बेटी को बुलाने लगे। अरे रज्जो, रज्जो, लल्ला अर्थात बेटे के लिए कुछ आम अंदर से ले आओ। मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मेरी ओर देखकर बोला, माफ़ करना लल्ला, मैं तो भूल गया था तुम्हें आम खिलाना। फिर उन्होंने रज्जो को, अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ दी और आवाज़ करके नन्ही, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। फिर अपनी बेटी को आवाज़ देके कहते कि बेटा जाओ तो ज़रा अच्छे अच्छे आम लल्ला के लिए ले आओ। तो लेखक कहते हैं, नहीं नहीं काका, इस साल तो मैंने बहुत आम खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। फिर बदलू काका कहते हैं, अरे अच्छा, वाह वाह, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे हो, मैं तुमको आम खिलाए बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगा। समझ में आया? मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। फिर जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आम खिलाए बिना नहीं जाने दूंगा, तो लेखक को फिर से अपनी जो बचपन की यादें थी वे फिर से ताज़ी हो गई। उन्हें याद आने लगा कि जब मैं बदलू काका के पास आया करता था तो वह मुझे मलाई वाला दूध भी बनाकर दिया करते थे। फिर उनको याद आया तो उन्होंने पूछा, जो बदलू काका से पूछा कि गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा।
गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। फिर उसने क्या कहा कि जो बदलू काका को बोले कि बदलू काका, जो आपकी गाय थी वो तो अच्छी है ना? तो बदलू काका ने कहा, नहीं, गाय हमने बेच दी है। अब मैं गाय को किस तरह खिलाता, क्योंकि अब कमाने का कोई ज़रिया नहीं रहा, इसीलिए हमने 2 साल हो गए हमने गाय को बेच दिया है। इतने में ही रज्जो बाहर आती है, उसकी बेटी, रज्जो उसकी बेटी है, डलिया में आम लाती। डलिया मतलब समझते हो कि जो सीख से बनी हुई होती है, बराबर, जो सीख से बनी हुई होती है उसे हम डलिया कहते हैं। छोटी टोकरी भी आप कह सकते हो। कभी हम ड्रामा करते, कभी नाटक करते, हम टोकरी लाते हैं ना, वही वाली टोकरी। तो ढेर सारे वो आम उस टोकरी में रख कर ले आई। यो तो बहुत है काका, इतने कहाँ कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। लेखक ने कहा, अरे काका, इतने सारे आम, मैं इतने सारे आम कैसे खा पाऊँगा? वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक वक्त में खा जाता। फिर बदलू काका हंसते हुए कहते, अरे वाह वाह, हंसने लगे काका इस तरह बोलकर। उन्होंने कहा, हाँ, तुम शहरी आदमी ठहरे, शहरी आदमी तो संभल संभल कर खाते हैं। मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो तुमसे डबल तिबल नहीं, चौगना आम खा जा। चौगना मतलब तुमसे 4 बार ज़्यादा, मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। चौगना मतलब 4 बार आम, तुमसे डबल तिबल में खा लिया करता था। आम आप लोग की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला तो 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुए हैं। फिर अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, ज़रा इस लल्ला को आम 5-6 अच्छे अच्छे छांट कर दे दो, और सिंदूरी आम देना, जिससे खाने में बहुत मीठे होते हैं। देखो लल्ला, ज़रा चक्कर देखो, इसी साल हमारे इस पेड़ पर ये वाले आम हुए हैं। रज्जो ने 4-5 आम हाथों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मेरे हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। क्या हुआ कि रज्जो ने जैसे ही 4-5 आम छांट छूट कर जब लेखक के हाथों में दिए, तो लेखक ने जैसे ही आम को लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो उनकी निगाह कहाँ पर टिक गई? एक क्षण के लिए जो रज्जो के हाथों पर ठिठक गई, मतलब कि वहीं पर अटक गई। ठिठक मतलब वहीं पर वह देखने लगे। कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फप का मतलब क्या होता है? बहुत ही सुंदर दिख रही थी, बहुत ही शोभायमान हो रही थी। जब रज्जो उनको 4-5 आम छांट कर देती है तो वे भी अपना हाथ उसकी ओर आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही वे अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही वे रज्जो की कलाई की ओर देखते हैं, और देखते हैं कि लाख की चूड़ियाँ रज्जो पहनी हुई है, और जो लाख की चूड़ियाँ उसके हाथों पर फब रही हैं, अर्थात सुंदर लग रही हैं, वह देख रहे थे। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। फिर बदलू ने जैसे ही उस चूड़ी की ओर देख रहा था, तो बदलू ने भी वही दृष्टि, यानी वही लेखक की ओर दृष्टि घुमाई, तो लेखक लाख की चूड़ियों को देख रहे थे। तभी बदलू ने कहा कि यही आखिरी जोड़ा था जो मैंने ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। 10 आने मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मुझे 10 आने दे रहे थे, जो मैं मांग रहा था वो मुझे नहीं दे रहे थे, तो मुझे 10 आने दे रहे थे, तो मैंने ये लाख की चूड़ियाँ उन्हें नहीं दी। उनसे कह दिया कि तुम्हें लानी हो तो शहर से जाकर ले आओ, मैं तुम्हें लाख की चूड़ियाँ नहीं दूंगा। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा न था कि आसानी से टूट जाता। मैंने वहाँ बैठकर बहुत सारे आम खाए, और आम खाने के बाद मैं अपनी घर की ओर लौट पड़ा, और मैं बहुत उस दिन प्रसन्न था। प्रसन्न मतलब मैं खुश था कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व भी, उसका जो व्यक्तित्व, जो उसके अंदर गुण है, वह भी एक कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है कि वह आसानी से टूट जाए। वह सदा जीवन पैसे पर हस्तकला का सामान, स्थिर व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था।
इसीलिए उसने हार नहीं मानी। आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ना? एक बार और भी मैं आपको इसका पूरा भावार्थ समझा देती हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लेना आप सभी बच्चे, ठीक है? पूरा भावार्थ एक साथ आपको समझा दे रही हूँ मैं कि प्रस्तुत कहानी के लेखक कामता नाथ हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने आधुनिक युग और उसमें लोगों की पसंद व कार्य करने के तरीके में आने वाले अंतर को लाख की चूड़ियों के माध्यम से स्पष्ट किया है। लेखक के गांव में बदलू नाम का व्यक्ति लाख की चूड़ियाँ बनाता था, जो कि लेखक को बहुत पसंद था, क्योंकि वह उन्हें लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। बदलू स्वभाव से सीधा था। बदलू को यदि किसी चीज़ से नफरत थी तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। पिता का बदलाव होने के कारण लेखक बहुत लंबे समय तक गांव ना जा सके। 8-10 वर्ष के बाद जब वे वहां गए तो बहुत कुछ बदल चुका था। वे बदलू काका के यहाँ गए। पूछने पर मालूम हुआ कि बदलू ने काम बंद कर दिया है। कारण पूछने पर बताया कि मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना, आजकल सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। उसने लेखक को आम खिलाए, खूब खातिर की। अंत में लेखक को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान कमज़ोर नहीं, जो आसानी से टूट सके। समझ में आया ना आपको ये पूरा लेसन? ओके, हम आगे देखते हैं। शब्दार्थ देखेंगे हम। सहन का अर्थ होता है आंगन, सलाख का अर्थ होता है छड़, मनिहार का अर्थ होता है चूड़ियाँ बनाने वाला, मचिया का अर्थ होता है बैठने की पीढ़ी, छोटी खाट, शंका का अर्थ होता है संशय आशंका, खपत का अर्थ होता है खर्च, विवाह शादी, खातिर आदर सत्कार, अवधि समय की सीमा, खाट चारपाई, प्रचार प्रसिद्धि, कुठार खींचना, मुखातिब जिससे कुछ कहा जाए, वस्तु विनिमय वस्तु का अदल बदल करना, बखत समय पर, फपना शोभा देना, प्रसन्नता खुशी, पैतृत्व पुश्तैनी, डलिया छोटी टोकरी, बदली अर्थात तबादला, स्थानांतरण भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे लिखित के अंदर देखेंगे पहले गद्यांश है ये हमारा। तो गद्यांश में है पहले संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो आपका गद्यांश है ये प्रश्न नंबर अर्थात पेज नंबर 19 पर दिया गया है। पेज नंबर 19 से 19 पर दिया है। कौन सा पैराग्राफ है ये? मैं बहुधा, ये लास्ट पैराग्राफ है 19 नंबर के पेज पर। लास्ट पैराग्राफ है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा जी के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर विद्यालय खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा जी के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर जगह पर बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा जी के गांव न जा सका। कई वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में लाख की चूड़ियां थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। मैंने सोचा कि उससे मिलने जाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर पहुंच गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे बैठे हुए थे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उन्होंने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मुझे निहारते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें 3 क्वेश्चन हैं और इसके आंसर हमने नीचे हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक अपने मामा जी के घर रहने कब जाते थे। दूसरा है, लेखक अपने मामा जी के घर रहने कब जाते थे। दूसरा, लंबे समय तक लेखक अपने मामा जी के यहाँ क्यों न जा सके। जनार्दन कौन था? तो आंसर है इसमें, लेखक अपने मामा जी के घर रहने गर्मी की छुट्टी में जाते थे। लेखक के पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो जाने के कारण लेखक अपने मामा जी के यहाँ न जा सके।
लेखक ही जनार्दन थे। आगे देखेंगे हम सेकंड नंबर का, अति लघु उत्तर लिखिए। लेखक को गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता? सेकंड, बदलू का पैतृत्व पैसा क्या था? ग, बदलू को किससे चिढ़ थी? इसके आंसर नीचे हैं। लेखक को गांव में सबसे अच्छा आदमी बदलू लगता था। सेकंड, बदलू का पैतृत्व पैसा चूड़ियाँ बनाना था। ग, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लघु उत्तर लिखिए। तो इसमें पहले प्रश्न देखेंगे, बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था? दूसरा, बदलू अपनी बनाई चूड़ियों को कैसे बेचा करता था? ग, बदलू के घर जाने पर लेखक की किस तरह खातिर होती थी? आगे इसके आंसर देखेंगे नीचे कि बदलू लाख को पिघलाने के बाद उसे मुलायम करता, फिर सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में रखी चार छह विभिन्न आकार की मुंगेरियों पर लाख को चूड़ियों का आकार देकर चढ़ा देता था और चिकना बनाता, फिर वह उस पर रंग करता। दूसरा, बदलू का अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उसको चूड़ियाँ ले जाते थे। तीसरा, बदलू लेखक के लिए गाय के दूध की मलाई बनाकर बचाकर रखता था। आम की फसल में लेखक रोज उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाते। साथ ही लाख की बनाई छोटी छोटी गोलियां भी लेखक को दी जाती थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ उत्तर लिखिए। पहले, गांव में शादी विवाह के अवसर पर बदलू क्या करता? दूसरा, पाठ के आधार पर बदलू का चरित्र चित्रण लिखिए। तीसरा, बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता। इस कथन को उदाहरण लेकर स्पष्ट कीजिए। आगे देखेंगे हम आंसर। पहला, शादी विवाह के अवसर पर बदलू जिद पकड़ लेता था, जीवन भर चाहे कोई चूड़ियाँ मुफ्त ले जाए, किंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। ग नंबर है, बदलू एक मेहनती व सरल स्वभाव का व्यक्ति था। दूसरा, कांच की चूड़ियों की अपेक्षा उसे लाख की चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद थी। तीसरा, उसके हृदय में लेखक के प्रति अलग लगाव था, वह उसूलों का पक्का था, मुसीबत पड़ने पर टूट जाना उसका स्वभाव नहीं था। ग देखेंगे आंसर। जब गांव में भी कांच की चूड़ियों का प्रचार होने लगा, महिलाएं लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियाँ पसंद करने लगी। साथ में मशीनी युग को बढ़ावा मिलने के कारण कई मजदूरों के हाथ से काम छिन गया, जिसमें बदलू भी शामिल था। इतना सब बदलाव आ जाने के बाद भी बदलू ने हार नहीं मानी, वह मनिहार था। लाख की चूड़ियों की मांग कम हो जाने के बाद भी उसने कांच की चूड़ियों को नहीं अपनाया। इससे स्पष्ट होता है कि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। आगे देखेंगे हम भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में हम देखेंगे पहले कि दिए गए वाक्यों को पढ़कर वाक्य के उचित भेद से मिलान कीजिए। तो बदलू द्वारा चूड़ियाँ बनाई गई, तो क्या होगा? ये होगा कर्मवाच्य। लेखक अपने मामा जी के घर गए, तो कृत्यवाच्य। मुझसे बदलू की यह हालत देखी नहीं जाती, भाववाचक वाच्य। मामा जी ने बदलू से चूड़ियाँ खरीदी, कृतवाच्य। लेखक द्वारा आम खाए गए, कर्मवाच्य। बराबर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, कोष्टक में दिए निर्देशानुसार वाक्य को बदलकर लिखिए। तो रज्जू ने 4-5 आम छांटे। दूसरा, स्त्रियां द्वारा कांच की चूड़ियाँ पहनी गई। तीसरा, बदलू चूड़ियाँ नहीं बनाता है। घ, बदलू ने अपनी बेटी को बुलाया। ड़, बदलू द्वारा गोलियां दी गई। इसके आंसर नीचे दिए गए हैं। रज्जो द्वारा 4-5 आम छांटे गए। स्त्रियों ने कांच की चूड़ियाँ पहनी। बदलू से चूड़ियाँ नहीं बनाई जाती। बदलू द्वारा अपनी बेटी को बुलवाया गया। बदलू ने गोलियां
दी। देखा हमने यहाँ पर। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 भाषा ज्ञान में देखेंगे हम। भाषा ज्ञान में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग छांटकर जोड़िए और नए शब्द बनाइए। तो यहाँ कोष्टक में साइड में दिया गया है, ब्लैक में लिखा हुआ स्व प्र चो वी दो। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, जो आगे खाली जगह उसमें लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है। तो 2 प्लस पहर दोपहर, स्व प्लस भाव स्वभाव, प्र प्लस 4 प्रचार, चौ प्लस गुना चौगुना, वी प्लस वाह तो विवाह। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर दिया है ये क्वेश्चन, पहले इसके वाक्य हमने नीचे लिखे हैं उत्तर में। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोली बनाकर देता था। तो गोली लिखा है तो उसमें वचन बदलना है, एक वचन और बहुवचन करना है। तो गोली की जगह क्या आएगा, गोलियाँ। ठीक है, तो वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोली बनाकर देता था। फिर सेकंड है, बदलू काका के पास बेलन नुमा मुंगेरी थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो था, वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। दूसरा है, बदलू काका के पास बेलन नुमा मुंगेरी थी। तो मुंगेरी की जगह क्या आएगा, मुंगेरियाँ थी। फिर ग नंबर, स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनती थी। तो स्त्रियाँ की जगह हमें वचन बदलना है। तो स्त्रियाँ है तो क्या आएगा, स्त्री कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। फिर आगे घ, वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ लिखा है तो क्या आएगा, चूड़ी बनाता था। आगे ड, उसके पास उसके हाथ पर नस उभर आई थी। नस उभर आई थी, नस को क्या बोलेंगे, नसें। उसके हाथ पर नसें उभर आई थी। इसका आंसर हम नीचे देखेंगे। पहला इसमें, वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ख, बदलू काका के पास बेलन नुमा मुंगेरियाँ थी। ग, स्त्री कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। ग, वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसके आगे, उसके हाथ पर नसें उभर आई थी। यहाँ तक हमने देखा। यहाँ पर हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है, यहाँ पर हमारा लेसन भी पूरा होता है। अब मैं आपको बता दूँ, यह लेसन हमने पूरा पढ़ लिया है और हम ये लेसन पूरा आपने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया। यहाँ पर इसका भावार्थ भी समझ लिया, इसके शब्दार्थ, इसके क्वेश्चन आंसर और गद्यांश भी देख लिया हमने। अब आप क्या करना, मेरा वीडियो देखते हो, उसके बाद आपको यह पूरा लेसन एक बार पढ़ना है। ये लेसन जब आप एक बार पढ़ लोगे तब तो आपको ये लेसन पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस लेसन में कुछ भी नहीं, सिर्फ बदलू की कहानी है जो चूड़ी बनाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, और पूरी लाख की चूड़ियाँ बनाता है। अब लाख की चूड़ियाँ नहीं बनती हैं और चूड़ियाँ कांच की बनने लगी हैं, जिससे बदलू क्या हो गया है, बेरोजगार हो गया है। बस वही आपको यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है। बदलू और लेखक अर्थात जनार्दन, दो ही व्यक्ति हैं इसके अंदर। तो आप पहले क्या करोगे, इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसके बाद मेरा वीडियो देखना, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ वगैरह लिखोगे तो अपने आप ही आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि हार्ड वर्ड भी आपके शब्दार्थ में मैंने आपको बताए हैं, हार्ड वर्ड आपके शब्दार्थ में दिए गए हैं और मैंने भी बीच बीच में आपको हार्ड वर्ड का अर्थ समझाया है, इसीलिए आपको कहीं परेशानी होने वाली नहीं है। समझ में आया ना? तो आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लो और इसके आगे का जो लेसन था, लेसन नंबर 13 लेसन था, असाध्य एड्स, वह लेसन हमने छोड़ा है। उस लेसन को आपको पढ़ना नहीं है, वह लेसन हमने स्किप किया है, वह लेसन आपके एग्ज़ाम में भी आने वाला नहीं है। इसीलिए उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैडम ने वो लेसन नहीं पढ़ाया, हमारा बाकी रह गया। तो आपका बाकी नहीं रह गया, ये लेसन हमने
छोड़ा है। समझ में आया ना? इसीलिए इसके आगे का लेसन नंबर 14 था, लाख की चूड़ियाँ। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।